हमने देखा कि स्पेशली चाइना के एग्जांपल में कि कम्युनिस्ट स्टेट है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। और तो ये आपने भी जैसे बोला कि भाई जो आइडियल कंडीशंस होती हैं जिसमें कोई भी इकोनॉमिक पैराडाइम को डिफाइन किया जाता है वो एक्चुअली नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि पैरामीटर सफिशिएंटली डिफाइंड नहीं है। तो उसके बाद ये पिछले 30-40 साल से जो इकोनॉमिक्स में एक बड़ा डिबेट चल रहा है, नाउ व्हाट इज़ एन ऑल्टरनेटिव पैराडाइम, क्योंकि आज की डेट में डीकोलोनियलिटी एक बहुत बड़ा बज़वर्ड है। हर कोई कह रहा है मेरी इंडिजिनिटी है, मेरा एक कल्चरल हेरिटेज है, उस कल्चरल हेरिटेज की एक विजडम है। जैसे आज की डेट में हिंदुस्तान में आप बोलेंगे तो भाई एक तरह का अर्थशास्त्र है जो एक एंशंट इंडिया में था। आप किसी मुस्लिम इकोनॉमी में जाएंगे तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स की बात करें, कोई बुद्धिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो आप भी गांधीयन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि आज की डेट में डीकोलोनियलिटी आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या दर्शाता है? क्या वो एक लेजिटिमेट तरीका है भी कंसेप्चुअलाइज करने का डिफरेंस को? और दूसरा, गांधीयन इकोनॉमिक्स एज एन ऑल्टरनेटिव कैसे इमर्ज होती है और उसके क्या बुनियादी उसूल हैं? तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि देखिए, जो कैपिटलिज्म है वो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। उसके फॉर्म्स अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं। तो जो फॉर्म कैपिटलिज्म का यूएसए में है वो यूरोप में नहीं है, जो जर्मनी में है वो ब्रिटेन में नहीं है, जो ब्रिटेन में है वो फ्रांस में या जापान में नहीं है। तो कैपिटलिज्म के जो बुनियादी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका मतलब ये नहीं कि उसमें कल्चरल डिफरेंसेस बाकी और डिफरेंसेस नहीं हो सकते। जो सोशल सिचुएशन है उसके हिसाब से डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वेलफेयर स्टेट है जो अमेरिका में नहीं है, या वेलफेयरिज्म ब्रिटेन में कम हो गया। खासकर अगर आप देखें तो 1991 का जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ उसके बाद सिचुएशन बदली। तो जो ईस्ट यूरोप के देश थे वहाँ पे जब कोलैप्स हुआ तो उनको कैपिटल चाहिए था, तो उन्होंने कैपिटल जो लाने के लिए उन्होंने अपने टैक्स रेट कम किए। तो जब उन्होंने अपने टैक्स रेट कम किए कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, तो बाकी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह को भी कम करने पड़े। तो दिस इज कॉल्ड द रेस टू द बॉटम, मतलब कि हर एक अपना टैक्स रेट काट रहा है कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कैपिटल जो है वो बेनिफिशियल उसमें रहा, जो कैपिटल अपनी कंडीशन सब पे लगा सकता था कि भाई अगर आप ये कंडीशन नहीं फॉलो करोगे तो हम ये करेंगे। तो भारत पे भी जैसे कंडीशनैलिटीज़ लगी, क्रॉस कंडीशनैलिटीज़ लगी 1991 के बाद। तो ये सारा का सारा जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक कैपिटल के इंटरेस्ट में है। और ये जो कैपिटल का इंटरेस्ट है वो है कि अपने आप को किस तरह से बढ़ाए और लेबर को किस तरह से वो करे। तो भारत में भी आपने देखा कि जो हमारे जो लेबर लॉज थे, जो लेबर की कंडीशन थी, वो सारे बदले 1991 के पहले। जो उनके राइट्स 1990 के पहले थे वो राइट्स धीरे धीरे कम होते चले गए। राइट टू स्ट्राइक, राइट टू प्रोटेस्ट वगैरह, वहाँ पे सब पे रोक लगती चली गई। कोर्ट्स ने भी अपना वो बदल दिया, समाज में भी बदलाव आया। तो इसलिए कैपिटलिज्म भी बहुत तरह के हैं। बुनियादी उस पर कैपिटल लेबर की फाइट है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से वो मैनिफेस्ट कर रहा है। हमारे यहाँ जो है कैपिटलिज्म उसका भी एक एक्सट्रीम फॉर्म है ना, क्योंकि कैपिटलिज्म ये नहीं कहता कि हम फ्यूडल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को नहीं इस्तेमाल करेंगे। कैपिटलिज्म भी इस्तेमाल करता था, फ्यूडलिज्म भी तरह तरह के, वो स्लेव को भी इस्तेमाल कर सकता है फ्यूडलिज्म में अपने को प्रमोट करने के लिए, जैसे अमेरिका में स्लेवरी थी। तो कहने को वो फ्यूडल था और धीरे धीरे कैपिटलिस्ट हो रहा था, पर लेकिन जब वहाँ पे स्लेवरी चली, जैसे कैपिटलिज्म चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी, दुबई के साथ भी, और मिडिल ईस्ट के और भी कंट्रीज के साथ भी, ये साउथ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ भी, हर तरीके की कंट्रीज के साथ जिनके डिफरेंट पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं या फिर पैराडाइम्स हैं, उनके साथ कंफर्टेबल। बिल्कुल आप ये दर्शाना वो इस्तेमाल करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा अपने आप। हाँ, वो उसका इस्तेमाल करेगा किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को अपने आप को आगे करने के लिए, है ना। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है जहाँ पे कि लेबर कंप्लीटली फ्री है, कैपिटल फ्री है, मोबिलिटी है वगैरह वगैरह। वो उसको इस्तेमाल करेगा कि लेबर को अगर ज़्यादा एक्सप्लॉयट करना है तो फ्यूडल फॉर्म में भी एक्सप्लॉयट कर सकता है, स्लेव फॉर्म में भी एक्सप्लॉयट कर सकता है। तो कैपिटलिज्म के भी तरह तरह। तो इसलिए चाइना भी एक तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना। हम ये कह सकते हैं स्टेट कैपिटलिज्म है, मतलब स्टेट एक बड़ा ओनर है कैपिटल का और वो कैपिटलिज्म को आगे प्रमोट कर रहा है। जैसे कि सोवियत यूनियन को भी हम कह सकते हैं कि वो स्टेट कैपिटलिज्म है ना। वहाँ पे जो प्योर फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म है वो कम थे। और जैसे कि वहाँ पे अगर हमें कहना था कि जो सोशलिज्म में क्या होगा कि सेल्फ कॉन्शियस लोग होंगे जो अपने आप से अपने आप को एक कलेक्टिविटी के फॉर्म में देखेंगे, लेकिन वहाँ पे भी कंज्यूमरिज्म चल रहा था। मतलब सोवियत यूनियन में कम्पीट कर रहे थे अमेरिका से कि हम ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस होड़ में
क्या हुआ कि वहाँ पे भी कंजम्पशन इम्पॉर्टेंट हो गया, न कि कितना आदमी की मतलब एक अंदर से डेवलपमेंट हो, जो कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट हो, उससे ज़्यादा ये कॉन्शियसनेस हुई कि हम उनसे compete कर रहे हैं कंजम्पशन में, हम उनसे बेहतर हैं कंजम्पशन में। तो उसमें फिर कैपिटलिज्म आगे निकल गया और जो वो सोवियत यूनियन में वो हो नहीं पाया जो वो करना चाह रहे थे, क्योंकि वो भी जो उसमें फंस गए, तो इसलिए सोवियत यूनियन का अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाता है ना। तो चाइना में भी अभी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी कंज्यूमरिज्म बेतहाशा चल रहा है, जबकि जो एक सोशलिस्ट वर्ल्ड होगी या जो एक गांधीयन वर्ल्ड होगी उसमें कंज्यूमरिज्म कम होगा, उसमें आपके जो मानसिक डेवलपमेंट, आपके जो और तरह से जो एक कलेक्टिव डेवलपमेंट है उसका सेंस ज़्यादा तेज़ होगा। तो जो गांधीयन इकोनॉमिक्स की बात है, तो गांधीयन इकोनॉमिक्स में ये है कि जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करके जो इस पृथ्वी के एग्जिस्टेंस के लिए, जो समाज के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसको आगे करना, तो मतलब कंज्यूमरिज्म उसका हिस्सा नहीं हो सकता। तो जैसे कि गांधी ने कहा कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड, हाँ, जो टॉल्स्टॉय से या बाकियों से उन्होंने लिया, तो ये उन्होंने कहा कि हमको वॉलंटरी पॉवर्टी की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप अपना कंज्यूमरिज्म गिव अप कर दें, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही कंज्यूमरिज्म आप ख़त्म कर देंगे अपना। तो वॉलंटरी पॉवर्टी मतलब कि अपने आप ही हमें समझ इतनी हो जाए कि हम अपना कंजम्पशन कम कर दें। तो इसलिए जो गांधी का जो एक सोच था, वो ये सोच था कि ये जो पृथ्वी है इसमें जो लोग हैं वो सब एक हैं। उनका एक बड़ा वो एक रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड था। तो उस रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड में वो एक था कि सब कुछ एक ही है, ये संसार, मतलब ये पेड़ पौधे जानवर आदमी सब एक है ना। तो अगर हम वायलेंस करते हैं किसी के प्रति तो वो अपने प्रति वायलेंस कर रहे हैं, अगर हम पेड़ों के प्रति वायलेंस कर रहे हैं तो अपने प्रति वायलेंस कर रहे हैं। तो इसी से उनका नॉन वायलेंस निकला और एक नेचर को प्रिजर्व करने का, ये है ना। इस तरह भी हो सकता है कि जैसे हम अभी जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें जो हम मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं वो ह्यूमन कंडीशन का कर रहे हैं, ह्यूमन कंडीशन फ्रॉम ह्यूमंस का जो आपस में इंटर रिलेशन है। लेकिन गांधी क्योंकि ह्यूमंस को एक एम्बेडेड पार्ट मान रहे हैं लार्जर नेचर का, वो मैक्सिमाइज कर रहे हैं पूरी एग्जिस्टेंस को, जिसमें ह्यूमन कंडीशन को भी ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। तो ठीक आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो समझ है वो समझ एक वाइडर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से आ रही है, जो एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव रहा उनका, उससे उनकी समझ हुई कि हमको अगर समाज लॉन्ग टर्म में चलाना है, मतलब ये भी एक देखिए ना, कैपिटलिज्म में हमारा फोकस बहुत शॉर्ट टर्म में हो जाता है। तो जैसे केन्स ने कहा इन द लॉन्ग टर्म वी आर डेड, तो हम तो शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं। तो आज जो हमारे जो थिंकिंग है उसमें शॉर्ट टर्म का है ना कि लॉन्ग टर्म का। तो जैसे मैंने अपनी इंडियन इकोनॉमी वाली किताब में लिखा कि भाई देखो हम पृथ्वी पे जो लाइफ है, हाँ, पृथ्वी तो 4 बिलियन ईयर से है, सूरज 8 बिलियन ईयर से है, और लाइफ जो इवॉल्व कर रही है वो करीब 1.5 बिलियन ईयर से कर रही है ना, 150 करोड़ साल से, है ना। और अभी ये पृथ्वी पे लाइफ अभी सस्टेन हो सकती है 2 बिलियन ईयर्स और, क्योंकि उसके बाद जो सूरज है वो रेड स्टार बन जाएगा और वो एक्सपैंड करने लगेगा, और 4 बिलियन ईयर में वो अर्थ को सॉलो कर लेगा। तो 2 बिलियन ईयर के बाद जब अर्थ पे टेम्परेचर हो जाएगा जैसे वीनस वगैरह में है, तो यहाँ पे लाइफ नहीं सस्टेन हो सकती। तो हमको सोचना चाहिए कि इस पृथ्वी पे हम 2 बिलियन ईयर के 200 करोड़ साल के लिए और कैसे लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन आज की जो हमारी थिंकिंग है उसमें हम 5 साल का नहीं सोच रहे, 100 साल का नहीं सोच रहे, 1 लाख साल का नहीं सोच रहे। तो 5 साल का अगर हम नहीं सोचेंगे तो अपने आप ही 100 साल में तो हम जो पृथ्वी में गड़बड़ कर देंगे, है ना। जैसे कि अभी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स चल रहे हैं, जिस तरह के साइक्लोन आ रहे हैं, जिस तरह से जो वो आपके जो फ्लड्स आ रहे हैं, जिस तरह से रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, वो आपके जो सबको। तो गांधी की थिंकिंग ही थी कि आज की जो स्थिति है उसमें हम लॉन्ग टर्म में सोचें। लॉन्ग टर्म में जब हम सोचते हैं तो पैरामीटर्स बदल जाते हैं। जब शॉर्ट टर्म में सोचते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आज अगर चलते हुए आप मतलब किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, उसका चेहरा नहीं पसंद आ रहा, आपने जाके थप्पड़ लगा दिया उसको, है ना, तो शॉर्ट टर्म में फ्रीडम है, पर लॉन्ग टर्म में समाज नहीं चल सकता है ऐसे कि अगर हर एक जाके हर एक को थप्पड़ लगाए। लॉन्ग टर्म में तो हमको आपसी रिश्ते बना के रखने पड़ेंगे, आपसी सद्भाव बना के रखना पड़ेगा, और दूसरे की ह्यूमैनिटी देखनी पड़ेगी। जैसे कि आज अगर पैलेस्टाइन में इजराइल युद्ध कर रहा है, वहाँ पे तबाही मचा रहा है ना, तो उसकी ह्यूमैनिटी नहीं देख रहा कि भाई वो पैलेस्टीनियन जो हैं वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जिनका कोई दोष नहीं है वो सफ़र कर रहे हैं।
हो सकता है कि शुरू में हमास ने गलती की कि वहाँ पे जाके उसने अटैक किया और वहाँ पे उसके भी हिस्टोरिकल कारण हो सकते हैं, पर वो जस्टिफाइड नहीं है। पर उसके वजह आप यहाँ पे हज़ारों हज़ारों लोगों को मार दें, लाखों घर गिरा दें, तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। तो आज की जो स्थिति है उसमें हम जो शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं, इंडिविजुअलाइज तौर पे सोच रहे हैं, तो हम कलेक्टिविटी की बात नहीं सोच रहे। और ये कहाँ से हो रहा है? ये हमारे बाजारीकरण से आ रहा है। जो बाजारीकरण जो है, आज का जो वैश्वीकरण है वो बाजारीकरण है। तो बाजारीकरण का जो एक प्रिंसिपल है वो है डॉलर वोट, जो सैमुअलसन साहब ने कहा। डॉलर वोट का मतलब कि आपके पास $1 है तो 1 वोट है, मेरे पास $1,00,000 है तो 1,00,000 वोट है। तो मैं तो मर्सिडीज बेंज खरीद सकता हूँ, आप खाना नहीं खरीद सकते। वो जस्टिफाइड है मार्केट में। तो मतलब कि जो डेमोक्रेसी है उसमें 1 पर्सन 1 वोट होता है, यहाँ पे $1 1 वोट है ना। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाती है। और क्योंकि एवरीथिंग इज होमो इकोनॉमिकस, होमो इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स मैटर करता है, आपकी सोसाइटी नहीं मैटर करती, सोशियोलॉजी नहीं मैटर करती, पॉलिटिक्स नहीं मैटर करता, हिस्ट्री नहीं मैटर करता, है ना। तो इसमें फिर इक्वालिटी की क्या बात है? इक्विटी की भी बात नहीं है फिर तो, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, आप इंडिविजुअली अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं, यू आर अ रैशनल बीइंग मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट, तो आप एक इंडिविजुअलाइज्ड हो गए हैं। तो हर जगह एक एटोमाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन आ गया है। जबकि गांधी के थॉट में, मार्क्स के थॉट में एक कलेक्टिविटी का सेंस। तो गांधी ने ये बात की कि कलेक्टिविटी की ज़रूरत है, हमको हर एक को एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग इंडिविजुअल बनाना है। जबकि कैपिटलिज्म में है कि भाई जो है जैसा है वो कर रहा है। तो आज के जो मार्केटाइजेशन है उसमें कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, मतलब स्टेट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। जबकि गांधी में था कि हमको सबको मिल के करना है, तो चाहे वो स्टेट ना भी हो, वो तो कह रहे थे धीरे धीरे स्टेट ही डिसॉल्व जाए, क्योंकि जब हर एक आदमी थिंकिंग बीइंग होगा, वो समाज के लिए सही करेगा, तो स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर उसके पहले स्टेट जो है, स्टेट की ज़रूरत है कि जिससे कलेक्टिविटी का सेंस रहे, जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, कि जैसे गरीबी है तो गरीब आदमी अपनी गरीबी नहीं ख़त्म कर सकता, जो अनपढ़ है वो अपनी स्कूल नहीं बना सकता, जो जिसको स्वास्थ्य की कमी है वो अपने लिए अस्पताल या क्लिनिक नहीं बना सकता। तो हमने ये डिसाइड किया कि स्टेट के तौर पे वो सब उपलब्ध कराया जाए। तो कलेक्टिविटी का सेंस था जो आज़ादी के बाद। नहीं, ये जब आप क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में अब जा रहे हैं, नहीं, वो उसमें मैं तो एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि मतलब जैसे कलेक्टिविटी है और जो इंडिविजुअल है, तो आज के जो बाजारीकरण का जो दौर है उसमें एक इंडिविजुअलाइजेशन, वो चाहे नेशन का हो चाहे इंडिविजुअल का हो, वो एक हर एक चीज़ एक इंडिविजुअल के स्टैंड पॉइंट से देखी जा रही है। तो जब हम इंडिविजुअल के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो जो कलेक्टिविटी है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो आज जो कलेक्टिव एक्शन वो कमज़ोर पड़ गया है। तो बाजारीकरण की वजह से कलेक्टिविटी कमज़ोर हो गई है और जो स्टेट है वो रिट्रीट कर गया है, बाजार आगे आ गया है और हर एक चीज़ को उसी तौर पे देखा जा रहा है। और इसमें कंज्यूमरिज्म जो है उसने सबको गुमराह कर दिया है, क्योंकि जैसे आईफोन आ गया तो 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, लोग लाइन लगा के जो खरीद रहे हैं, जबकि वो आईफोन कम से कम 6-7 साल तो चल ही सकता है। तो हम अपना वो जो बंद करके, कपड़े फैशन बदल जाता है, जाड़ों का अलग फैशन, गर्मियों का अलग फैशन, नीला है, पीला है, लाल है, कपड़े ही बदलते रहो, जबकि वो कपड़े कम से कम 15-20 साल तो चल ही सकते हैं। तो इसलिए जो कंज्यूमरिज्म है वो इसने डाइवर्ट कर दिया अटेंशन, क्योंकि वो इंडिविजुअलाइजेशन जो है, वो इंडिविजुअलाइजेशन इससे कंज्यूमरिज्म से जुड़ा हुआ है। तो इसको मैं कंज्यूमरिज्म को बोलता हूँ न्यू ओपियम ऑफ द मासेस। जैसे मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस टू डाइवर्ट अटेंशन। तो आज जो लीडर्स हैं वो एक जो है वो झुंझुना आपके सामने रख देते हैं कि अब नई कार आ गई, नया टेलीविज़न आ गया, ये आ गया, वो आ गया, आपकी तो खुशहाली बढ़ गई। जबकि उससे खुशहाली नहीं पैदा होगी, क्योंकि जब पर्यावरण प्रदूषित होगा, जब वहाँ पे ग्लोबल बदलाव आएगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो उससे सबको नुकसान होगा।